अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग। मैंने छोटा सा पीपीटी बनाया है। अब फार्मिंग सारे पैरामीटर्स, स्टॉकिंग, आइडियल स्टॉकिंग, साइंटिफिक जो भी है सब कुछ आपको पता है। मैं सिर्फ ये इस पीपीटी में यही एक्सप्लेन करूँगा कि कॉर्पोरेट फार्मर्स जो होते हैं वो किस तरीके से फार्मिंग करते हैं, क्या प्लान करते हैं और कैसे वो लोग अपना लॉस प्रॉफिट सब कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग में पीपीटी नेक्स्ट करना। इसमें सबसे पहले साइट सिलेक्शन होता है और साइट सिलेक्शन में हमको कॉर्पोरेट फार्मिंग करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर अवेलेबिलिटी। और ऐसे वैसे नहीं, ठीक ठाक अवेलेबिलिटी। अगर आपको चाहिए तो कम से कम 10 HP का मोटर जो होती है पंप चलता है, ऐसे ऐसे आपके पास 7-8 होना चाहिए कंटिन्यू बेसिस पे। उसके बाद में वाटर इनलेट और आउटलेट सिस्टम भी आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब चाहो तब अपना 30% 10% पानी एक्सचेंज कर सकें। मेन रोड टच होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फीड आएगा या फिर आप मटेरियल सेल करेंगे या फिर और कुछ मशीनरीज आएंगी, आपके पास व्हीकल आएगा तो हैवी व्हीकल आपके यहाँ पे आपके फार्म पे इजीली पहुँच जाए। बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा इंटीरियर में होते हैं, बड़ी गाड़ी आती है, वो 2-4 घंटा तक के अपना फीड ही जाते रहते हैं, कभी ट्रैक्टर में कभी इसमें। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी होना चाहिए 11 kV की। 11 kV जो मेन लाइन होती है, जिससे हम लोग 60-24 TP का ट्रांसफार्मर भी उसमें लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एडिटर वगैरह उसको ठीक ठाक सप्लाई मिल जाती है। आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना है तो आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन ले सकते हैं, और अगर फार्मर कनेक्शन चाहिए तो आप फार्मर कनेक्शन भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल कनेक्शन आप लेंगे तो आपको 24 आवर आपको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन फार्मर कनेक्शन में ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने फार्मर को कितना घंटा इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ जैसे कोई बड़ा फार्म है तो उसमें लोग एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं और एक फार्मर कनेक्शन लेते हैं। और जो लाइन फार्मर के पास हो पता चल रहा है कि आपने अंदर ले ली ज़्यादा और उसका डिस्टेंस हो गया, तो आपको ट्रांसफार्मर लेने के लिए ही 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि एक पोल का 10 लाख रुपए चार्जेस है एक पोल लगाने के लिए 11 kV का। लेबर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कल को आपके लेबर बीच में भाग गए, उनको तो लेबर है, उनको क्या मतलब है आपके फार्मिंग से। कल उनको कहीं और किसी ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो 10-10 20-20 की टीम बना के चले जाते हैं। तो आपका काम ना अटके, तो आप जहाँ पे आपके पास हमेशा लेबर अवेलेबल हो वैसी जगह पे ही आप काम कीजिए। सेफ प्लेस होना चाहिए। सेफ प्लेस में ऐसा है कि आप कहीं भी रहेंगे, इतना बड़ा फार्मिंग करेंगे तो चोरी होने का डर होता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके फार्म में कुछ मिला देंगे, कुछ फेंक देंगे जिससे मोर्टेलिटी आ जाएगी, या कोई डीजल ही फेंक देता है, डीओ की प्रॉब्लम होती है, सारा मछली मर जाता है। ऐसा करते ही ये लोग सभी जगह है। तो सेफ प्लेस होना चाहिए, मार्केट से पास होना चाहिए। आपको अगर डेली का अगर 100 टन 200 टन मटेरियल सेल आउट करना है तो मार्केट पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पीसीज कॉर्पोरेट फार्मिंग में सबसे पहला तो आता है पंगेसियस। पंगेसियस ने ही हमारा फीड मार्केट को इतना कुछ बढ़ाया है, और पंगेसियस ऐसी मछली है जिसके कारण हमारा फिश सेक्टर इतना ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारे फार्मर्स इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। पहले भी नहीं था ज़्यादा, अभी इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसका एफसीआर बहुत अच्छा आता है, 0.5 0.9 का भी एफसीआर आता है। इसको हम लोग इसीलिए डालते हैं कि कभी भी कुछ भी देखिए, अगर किसी के पास 50-100 पौंड है या 40 पौंड है तो वो कभी भी डीओ मीटर हर जगह जा के चेक नहीं करेगा। वो क्या करते हैं, वो लोग कतला को हाई डीओ चाहिए होता है, तो वो लोग सिर्फ इसलिए डालते हैं कि ये फिश सबसे पहले मरेगा तो हमको पता चल जाएगा कि डीओ लेवल कम है, तो फटाक से ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो मेन इसका काम आजकल वो रहेगा। इसकी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती नहीं है, ज़्यादा स्टॉकिंग भी नहीं होती इसकी। अभी सवाल चल रहा है जो मुझे लग रहा है कि आगे चल के डेवलप होगा ये,
क्योंकि ये फिश का भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। इसके जीन में इतना डेवलप हो चुका है कि ये फिश हमेशा हंटिंग करके ही खाता था। आज इसको टोटल इसका जीन ऐसा हो गया है कि इसका जीन ऐसा हो गया है कि ये आर्टिफिशियल फीड अभी खाने लगा है। पहले जब ये इंट्रोड्यूस होता था तो ये हम उसको फीड देते थे, फिर भी ये अपने ही बच्चों को खा जाता था, ये अपने बाकियों को भी फीड कर लेता था। लेकिन अभी ये 2-3 साल में ठीक ठाक डेवलप हो गया है। इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा है और इसका मार्केट रेट तो बहुत ही अच्छा है, 200 प्लस चल रहा है, इसका 300 प्लस चल रहा है। तो ये फिश बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी R&D चल रहा है। कुछ समय के बाद में ये मुझे लग रहा है कि अगर पंगास को रिप्लेस कोई करेगा तो एक सवाल ही कर सकता है। नेक्स्ट, पॉन्ड साइज। कॉर्पोरेट फार्मर्स जितने भी होते हैं वो कभी छोटा पॉन्ड नहीं बनाते, 1 एकड़ का 2 एकड़ का पॉन्ड नहीं बनाते, हमेशा 5 से 6 एकड़ का ही पॉन्ड बनाते हैं। 5 एकड़ का अगर पॉन्ड बनाएंगे तो उनको सिर्फ 3.5 एकड़ मिलता है फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि बाकी का बंड वगैरह बन जाते हैं। और ऐसा फार्मिंग जहाँ पे 4 व्हीलर आपके राउंड पूरा सर्कल घूम सके, इस हिसाब से 5 से 6 एकड़ का ही पॉन्ड बनता है मोस्टली। और उससे भी बड़ा जो चाहिए तो 10-12 एकड़ का भी बन जाता है। 15 फीट डेप्थ होती है उस पॉन्ड की। हम पानी कितना उसमें लेवल रखेंगे वो हमारा सेकेंडरी मैटर है, लेकिन 15 फीट उसका डेप्थ होना चाहिए। और उसका जो बर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इतना पानी अगर कहीं रहेगा तो उसका बर्न इतना प्रेशर देगा कि कभी भी फूट सकता है, कभी भी पूरा मटेरियल हमारा निकल सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ या बर्न टूटा तो आपका पूरा मटेरियल निकल जाएगा और कम से कम आपको 10-12 लाख का लॉस होता है कॉर्पोरेट फार्मिंग में। 64 TP का ट्रांसफार्मर होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एरेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और इसमें रूट ब्लोवर सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि पेडल व्हील में भी क्या है, मछली जहाँ पे DO ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत सारी मछली आ जाती है। पेडल व्हील घूमता है तो कई बार इंजरी हो जाती है, बहुत मोर्टेलिटी आती है इससे। रूट ब्लोवर आज के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 10 HP की मोटर होती है उसमें, और इसका मतलब इंस्टॉलेशन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब आप उसको रूट ब्लोअर आपका बाहर रहेगा, पाइपिंग चलती है अंदर पे, तो वो बराबर आपको बॉटम जहाँ पे भी आपको रखना है ऑक्सीजन का पाइपिंग, वहाँ पे आप रख सकते हैं। ये RS में भी और बायोफ्लॉक में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वाटर डेप्थ हमेशा 5 फीट to 11 फीट होती है। हम लोग स्टॉकिंग के हिसाब से, जैसे बच्चा छोटा होता है, जैसे उसने बताया अभी बायोफ्लॉक वाले ने, कि पहले हम कम रखते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बच्चा अगर छोटा होगा तो हम उसमें 5 फीट एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते हैं जैसे जैसे फिश का साइज बढ़ता है वैसा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने और मेरा एक फार्मर है, उसने हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉकिंग किया हुआ है। और हम लोग 1 एकड़ में 1 लाख स्टॉकिंग करते हैं 15 से। नेक्स्ट, रूपचंदा का 20,000, सवल का तो 5,000 पर एकड़ ही रखते हैं हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया। फार्मिंग प्रोसेस क्या है, हमारा पॉन्ड तो बना हुआ है। पॉन्ड प्रिपरेशन में हम लोग जिप्सम ज़्यादा अप्लाई करते हैं, हम लोग लाइन वगैरह नहीं डालते हैं। जिप्सम ठीक ठाक वर्किंग कर लेता है, जितना भी अमोनिया वगैरह पहले से रहता है वो सबको किल कर देता है। उसके बाद 5 फीट तक के पानी उसको फिल करते हैं। और पंगास हम लोग 300 लाइन का स्टॉक करते हैं। 300 लाइन का मतलब ये होता है कि 1 किलो में 300 पीस उसको लाइन बोलते हैं। और ये 2000 लाइन से लेकर के 50 लाइन तक भी होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सबका रेट वेरी करता है लाइन के हिसाब से। अगर आप बच्चा 300 लाइन का लेते हैं तो वो 3 रुपये 4 रुपये का आपको पहुंचा के पड़ेगा। अगर आप 200 लाइन का बच्चा लेते हैं तो 5 रुपये 6 रुपये पर पीस पड़ेगा। अगर आप 1000 लाइन का बच्चा लेते हैं तो वो आपको 50 पैसे मिलेगा, तो बच्चा नहीं मिलेगा उसका। और
जब भी स्टॉकिंग करते हैं उसके 24 आवर के बाद ही हम लोग फीडिंग करते हैं उनको, क्योंकि बच्चा पंगास का बच्चा अभी इंडिया में सिर्फ बंगाल से आता है, निहाटी से, और पेन इंडिया में वहाँ से सप्लाई होता है, तो 2 दिन 3 दिन का उसका जर्नी रहता है, वो ऑलरेडी उसकी मोर्टेलिटी हुई होती है। अगर मैंने ऑर्डर दिया उसको, मुझे 10 लाख बच्चा चाहिए, तो वो कम से कम वहाँ पे 15 लाख बच्चा लेके आएगा, तो मेरे को यहाँ पे 8 लाख मिलेगा। तो इतना ट्रेवल करता है, हम उसको पहले एज इट इज रख देते हैं, ठीक, अच्छे खासे एक्मोटाइज करके जैसा इन्वायरमेंट उसमें रख देते हैं। जितना बच्चा बच गया उसके हिसाब से हम लोग काउंटिंग करके फिर हमारा फार्मिंग आगे का प्लान चालू होता है, कितना फीडिंग देना है, क्या देना है। और रूट ब्लोअर जो है डीओ को तो ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। एक थाईलैंड का कॉन्सेप्ट आया है फिश टॉयलेट। फिश टॉयलेट में जो सर्कुलर पॉन्ड होता है उसके बीच में एक हम लोग ऐसा बनाते हैं कि वहाँ पे जैसे रूट ब्लोअर चलता है या पैडल व्हील चलता है तो पानी पूरा गोल घूमता है और नीचे का स्लज मिल करके बीच में आ जाता है। एक स्लज पंप आता है, उसमें स्लज पंप फिट रहता है। हम डेली उसको 10-15 मिनट चलाते हैं, वो पूरा स्लज निकाल देता है। इससे ये चीज़ अच्छी होती है कि जब स्लज ही नहीं बनेगा तो अमोनिया नाइट्रेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वाटर बहुत कुछ हम लोग डेली उसमें स्लज पंप चलाएंगे तो उसमें 5% 7% हमारा चलते रहता है। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग तो बिल्कुल ही इसमें टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमको तो भैया अमोनिया का प्रॉब्लम होना ही नहीं। नेक्स्ट, ये फीडिंग चार्ट है। वैसे तो ये फीडिंग चार्ट है, लेकिन हम लोग कभी इसके अकॉर्डिंगली फीडिंग नहीं देते। हम लोग हमेशा डिमांड फीडिंग करते हैं। डिमांड फीडिंग मतलब फिश जितना खाएगी हम उसको देंगे। अगर वो आज 1 टन फीड खा रही है तो हम उसको 1 टन ही देंगे, या फिर 1.5 टन दे देंगे। 50-100 kg उसका पड़ा रहेगा। तो डिमांड फीडिंग में क्या है, हमको एक्चुअली पता नहीं होता ना फिश का कितना साइज है, तो हम कैसे इतना साइंटिफिक कैसा करेंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग है इतनी सारी, अगर मैं चलो 1 एकड़ में 20 साल पाल लेता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ मेंटेन कर सकता था। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि कितना फिश की मोर्टेलिटी और हुई है, कितना फिश हमारा बचा हुआ है। तो हम लोग इसको एक तरीके से इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब 1 हफ्ते के बाद में हम डिमांड फीडिंग चालू कर देते हैं। नेक्स्ट, पार्सल फिश हो जाता है पंगास का, हम लोग 10% हार्वेस्टिंग कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग 6 मंथ में हमारा 500 to 700 ग्राम का बच्चा हो जाता है, जो कि ठीक ठाक हमारा टेबल साइज हो जाता है, और उसको ही हम लोग वहाँ से 20% सेल आउट करते हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस साइज के का फिश का रेट किस मार्केट में कितना है। हमारे एरिया में से जबलपुर हो गया, वहाँ पे 700 ग्राम का जो फिश है उसका रेट 120 आराम से मिल जाता है। लेकिन हम जैसे नागपुर वगैरह भेजते हैं, वहाँ पे 1 किलो का ही चलता है, जैसे 1.5 किलो का, 2 किलो का। कुछ जगह पे लोग बड़ा बड़ा फिश ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 8 to 12 मंथ में हमारा वो हो जाता है। नेक्स्ट, सेम रूपचंदा में भी है, और बाकी सवाल का तो अभी एक्चुअली साइंटिफिक कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी तो हुआ नहीं है। सारे फार्मर इसको सवाल को एज अ ट्रायल बेस में कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं। 1-2 साल के बाद इसका भी अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन रूपचंदा का एफसीआर बहुत ज़्यादा, मतलब उसका ग्रोथ और एफसीआर बहुत अच्छा आता है। 0.5 मतलब ये समझ लीजिए, इसका रेट 200 भी होता है मार्केट में। 0.5 0.6 का भी अगर एफसीआर हमको मिलता है तो इसमें सीधे सीधे हमको 60% का प्रॉफिट होता है। और कतला मतलब जैसी 200 ग्राम का हो गया, इसमें मोर्टेलिटी नहीं आती है, ये ठीक ठाक ग्रोथ कर लेता है। फिर वो कई बार ऐसा होता है कि आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं रूपचंदा और पंगास का, और वो 1 किलो का निकला तो 4-5 किलो का कतला ही निकल जाता है। ये सब भी चलता है। नेक्स्ट, पॉन्ड मैनेजमेंट में वाटर मैनेजमेंट, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता है। वाटर मैनेजमेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होता तो हमारा वाटर पोल्यूटेड होने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें सारे जो भी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है। लाइम भी सॉइल प्रोबायोटिक हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको अभी क्या है, हमारा जो है इन लैंड लॉक स्टेट है,
तो वहाँ पे कभी गवर्नमेंट बोलती है कि अब तुम अपना मोटर नहीं चलाओगे, मतलब अब तुम ग्राउंड वाटर से पानी नहीं ले सकते। तो हम लोग उस समय प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं जिसमें कि अमोनिया वगैरह भी आए, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आई तभी हमको मेडिसिन लेना है, उसके पहले ही हम लोग ले लेते हैं कि हमको मतलब समझ में आता है कि चलो अब ज़्यादा टाइम तक स्टॉकिंग हो गया है तो अब हमको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। गट प्रोबायोटिक देते हैं फ़िश को क्योंकि गैस बहुत बनती है। पहले जेलोसिल, आप सब लोगों ने एसिडिटी होती होगी तो आप सब लोगों ने जेलोसिल लिया होगा या जानते होंगे मेडिसिन। हम लोग फ़िश को भी जेलोसिल देते हैं। जो पंगास फूल करके उल्टा हो जाता है, उसका पेट बाहर हो जाता है, उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको उसमें गैस भर जाती है, उसको हम लोग फीड में मिला के जेलोसिल देते हैं, एक बार में वो रिलीज हो जाता है। एक्चुअली ये लीगल प्रैक्टिस नहीं है लेकिन सारे कॉर्पोरेट फार्मर यही करते हैं। तो मिनरल्स की भी जो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ग्राउंड वाटर सोर्स है, रनिंग वाटर में जैसे कोई भी रिवर से अगर आप पानी ले रहे हो तो उसमें मिनरल सब कुछ होता है, आयरन भी रहेगा, लेकिन ग्राउंड वाटर में एक प्लेन वाटर होता है ये, इसमें हम लोग को मिनरल देना ही पड़ता है, इससे एनिमल बहुत हेल्दी रहता है। वाटर एक्सचेंज हम लोग करती है और वाटर लेवल भी हम लोग ठीक ठाक से, जैसा स्टॉकिंग होता है जैसे 500 ग्राम से जैसे बढ़ता है हम लोग उसको 11 फीट तक भी लेके जाते हैं वाटर लेवल। नेक्स्ट, मार्केट रेट प्रॉब्लम में देखा जाए तो मार्केट रेट का सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर आपके पास में 100 टन भी मटेरियल है फिश का तो आपको मार्केट रेट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास जब 1000 टन मटेरियल जब रहेगा तो आपको मार्केट रेट, आप खुद ही अपना मार्केट गिरा सकते हैं, खुद ही फिश का मार्केट गिराएंगे। तो इसके लिए हमको मार्केट रेट को पहले से टेली करना होगा कि यहाँ पे कितना रेट चलता है, किस टाइम में लोग ज़्यादा फिश खाते हैं, कब। देखिए इंडिया में 70% लोग फार्मर्स हैं और फार्मर के पास पैसा आता है उनकी फसल से, तो गवर्नमेंट उनका राइस परचेज करती है लेकिन टाइम में उनको पैसा नहीं देती। जब वो पैसा उनके पास आएगा तो सबसे पहले फार्मर फिश लेगा, मुर्गा लेगा और खाएगा। तो वो भी हमको सब ये सब चीज़ हमको देखते रहना पड़ता है, सबको वॉच करते रहना पड़ता है कि गवर्नमेंट कब पैसा रिलीज़ करने वाली है, हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं। उसके बाद ही हम लोग अपना हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, किस मार्केट में कितना डिस्टेंस पड़ेगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो हमको किस रेट पे देना ठीक रहेगा, या और कोई कॉम्पिटिटर है उसके पास कितना मटेरियल है वो कब निकाल सकता है, क्योंकि 1 किलो के बाद में किसी भी फार्मर की कैपेसिटी नहीं होती कि वो और फिश को रख सके। अगर उसने रखा तो हो सकता है मोर्टेलिटी कभी भी आ जाए, तो मार्केट रेट तो आज कम है, मोर्टेलिटी आ गई तो फिर ख़त्म ही है। तो फीड प्रोडक्शन लाइन, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो मैंने बताया कि उसी में आता है। उसके बाद फीड कॉस्ट, बहुत प्रकार की कंपनियां हैं फ्लोटिंग फिश फीड की। कुछ कंपनियां इसमें 28% प्रोटीन का जो फीड है 4 mm का, ये कम से कम 20 से 25 कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि अलग अलग रेट में देती है। तो अपने को ये देखना है कि सबसे कम रेट किस में है, और फीड का रेट जो भी फिक्स होता है वो उसके क्वालिटी में, और वो मतलब देखिए एक एनिमल बेस फीड होता है और एक प्लांट बेस फीड होता है। एनिमल में आपका फिश मिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और प्लांट बेस में आपका सोया प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और सोया का रेट बहुत ज़्यादा है। तो सोया का जो भी वेज फीड रहेगा उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। 70 रुपीज़ चल रहा है मार्केट रेट अभी सोया का रॉ का। अगर हमको उसको प्रोसेस करके मार्केट में उतारना है और 40 रुपीज़ में देना है तो उसी रॉ मटेरियल का रेट 70 रुपये, और उसी सोया को आप प्रोसेस करके मार्केट में देंगे 42 रुपीज़ में, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। फीड कॉस्ट को हमको बहुत टैली करना पड़ेगा, हमको वेज प्रोटीन खिलाना है कि नॉन वेज प्रोटीन खिलाना है इनको, ये सब हम लोग देख लेंगे। और इसका जो भी फीड का रेट होता है, कभी भी कोई भी अगर फीड में डील होती है तो
जो भी फीड में डील होती है उसका डाइजेस्टेबल प्रोटीन आपका कितना परसेंटेज है, कि 90% भी होता है और 92% भी होता है। जो डाइजेस्टिबिलिटी है ये आती है एक्सट्रूडर से। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रूडर मेन प्रॉपर्टी है फीड की। एक्सट्रूडर ऐसा प्रोसेस करता है कि जिस टेम्परेचर में करेगा, कितनी बार रोटेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी में वो मटेरियल निकालेगा, उसको उसकी डाइजेस्टिबिलिटी फिक्स होती है। क्योंकि 30% सोया की डाइजेस्टिबिलिटी है और एनिमल प्रोटीन में क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसमें। गट प्रोबायोटिक, अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन यूज़ करेंगे तो आपको गट प्रोबायोटिक देना ही पड़ेगा, अमोनिया भी उतना ही बनता है। प्लांट फीड में मतलब सोया प्रोटीन में आपको एक्सट्रूडर के साथ में उसको ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा कि 90% प्लस उसकी डाइजेस्टिबिलिटी हो जाए। आप फीड हाथ से दबाएंगे तो वो बिल्कुल ही दबेगा, लेकिन आप पानी में डालेंगे तो एकदम घुल जाएगा। ये सारे फीड्स की प्रॉपर्टी यही होती है। तो ये देखिए 1 लाख का ही मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख का सीड हम स्टॉक करेंगे पंगास में, तो ये 4 लाख का सीड आ जाएगा। फीड कॉस्ट अगर 1.5 to 1.7 है तो इसका 41 लाख का इसका फीड कॉस्ट हो जाएगा। ये अगर आप बहुत मिनिमम स्टॉकिंग में काम करेंगे, अगर 1 एकड़ में आप 10,000 या 20,000 डालेंगे तो आपका ये FCR 1.2 रहेगा। लेकिन आप हाई स्टॉकिंग में काम करेंगे तो 1.7 से कम आपका FCR आ ही नहीं सकता। 1 एकड़ में लेबर कॉस्ट आपको 1,68,000 आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1,500 होता है। इंडस्ट्रियल में आपका एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलग होगा, ये स्टेट वाइज वेरी करेगा। हमारे यहाँ इतना ही होता है, हर 6 मंथ का एक बिल आता है। और मोर्टेलिटी भी हम लोग काउंट करते हैं, मतलब फार्मिंग करने के पहले ही हम लोग मोर्टेलिटी लेके चलते हैं कि इतने का तो मोर्टेलिटी होना ही है, तो वो कॉस्ट वहाँ पे है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे 53,695,00 ये आता है। टोटल प्रोडक्शन हमारा 78,000 होता है। मार्केट रेट अगर हम 120 से भी लेते हैं तो टोटल इनकम देखिए वहाँ पे है, और नेट प्रॉफिट हमारा 39,90,500 आता है। ये एक्चुअल बैक करना ये एक्चुअल कैलकुलेशन है। इसमें आपका मोर्टेलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, आपका कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा है, इससे कम आपको प्रॉफिट नहीं आएगा अगर ये आपका रेट है। अगर आपने मार्केट रेट 110 किए तो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन बाकी के पैरामीटर एग्जैक्ट है। ये नेक्स्ट करें। एक फार्मर है परंपरागत दूसरी ओर नवाचार आधुनिक तरीकों का प्रयोग करते हुए कुछ नया कर रहे हैं। अपनी पहचान मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है रुझान, और मत्स्य पालन से अपना जीवन स्तर सुधार कर बन रही है प्रेरणा औरों के लिए। ऐसे ही एक किसान हैं कुरुद धमतरी क्षेत्र के हेमंत चंद्राकर, जिन्होंने पारंपरिक खेती से शुरुआत की और अब
बना के इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं। ये पॉलीथीन बोले कि 2-4 साल में फट जाएगा। फिर मेरा दिमाग में आया, मेरा लड़का है लक्ष्मी चंद्रा का, उन्होंने बोला पापा इसको सीमेंटेड कर देते हैं। तो हमने इस लाइन में आज 3 साल हो गए इसको बनाते हैं, अभी भी एक तालाब बाकी है। ये बन गया है अभी तक 20 एकड़ में बन चुका है, 22 एकड़ और एक मेरा 7 एकड़ का बचा है बनाने। हेमंत चंद्राकर के पिता और दादा परंपरागत रूप से खेती करते थे। अपने पूर्वजों की परिपाटी पर चलते हुए हेमंत जी ने भी परंपरागत रूप से धान की खेती को अपनाया। धान की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हुए वे सफल कृषक के रूप में स्थापित हुए। मगर कहते हैं ना, जो लोग नई सोच को साथ लिए चलते हैं वही लोग सकारात्मक सोच के साथ बदलाव लाया करते हैं। हेमंत जी ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया। 1992-93 से उन्होंने काम शुरू किया। परंपरागत तरीके से धान की खेती करते हुए उनकी आजीविका तो चल ही रही थी, मगर उनके मन में गहन चिंतन और विचार चलता ही रहता था कि ऐसा क्या नया किया जाए जिससे न सिर्फ महिला को बल्कि उनसे जुड़े और आसपास के क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित हों। इसी विचार के साथ उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ लोगों से मिलकर विचारों की साझेदारी की और उसके बाद परिवार से उन्होंने मत्स्य पालन को अपनाया और आगे बढ़ते चले गए। अभी मैं उत्पादन ले रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। मैं उत्पादन में आज 2018 से शॉर्टनर ले रहा हूँ। अभी ये सीमेंटेड बनाने का मेरा प्लान चल रहा है 150 टन से। सारे माध्यम अधिकारी हैं, बहुत बड़ा सहयोग है। सारे विभाग को ऐसा नहीं कि मछली विभाग है, एक विभाग है, सारे सहयोग काम करते हैं, बहुत सहयोग है उनको। और मैं जब बनाया उस समय जो गवर्नमेंट का स्कीम था वो 1 एकड़ में 8,000 रुपए 94। आज भी स्कीम बहुत अच्छे है और बहुत बढ़िया इसमें स्कोप है। अगर आदमी करना चाहे तो मेरा तो रेसिडेंट भी यही है, मेरा फार्म पे ही घर रहता हूँ मैं, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैंने रिसर्च कर रहा हूँ 150 टन, 1 एकड़ में 150 टन ये बगीचे सवाली मैंने पैदा करने का प्लानिंग किया। देखिए तालाब जैसे हमने बनाया, तालाब की पहले DAP खाद डालेंगे, तुम्हारा पोटाश डालेंगे, मिनरल डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे। ये करके जब पानी तैयार हो जाए फिर हम 50 का बीज डालते हैं, 100 ग्राम का बीज डालते हैं, 100 ग्राम का तो 8 से 9 महीने में तैयार हो जाता है। 1 किलो मछली बनाने के लिए अलग अलग रेशियो डालने का। मैंने जो दाना बना रहा हूँ बनवा रहा हूँ नाखून से बनवा। शुरुआती दौर में उनके पास करीब 10 एकड़ जमीन थी। सन 2000 में उन्होंने 30 एकड़ में फार्म बनाया, जिसमें से 24 एकड़ में वे मत्स्य पालन कर रहे हैं, जिसमें से 80 से 100 टन प्रति एकड़ उत्पादन उन्हें प्राप्त हो रहा है। कड़ी मेहनत और लगन से जुटे रहने का परिणाम सुखद रहा। लाभ का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और हेमंत जी का मनोबल भी बढ़ता चला गया। इसीलिए उन्हें स्थापित किया सफल और आत्मनिर्भर किसान के रूप में। इस बाग में 40 एकड़ में एक हाईटेक मिनी फार्मिंग स्टोरेज है और ये छत्तीसगढ़ के अपने आप में प्रोजेक्ट है। यहाँ सभी तालाबों को जैसे हम RS विधि से मछली पालन करते हैं उसी पैटर्न रखें, सेमी बायोफ्लॉक RS जैसा ही यहाँ ओपन पोर्ट में मछली पालन का काम किया जाता है। यहाँ पर वो फार्मर सिर्फ चौथी पास है। वो पास है कि पहले मेरे को वो भी नहीं पता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है, 4th क्लास से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आज वो 7,000 टन तो साल का मुझसे फीड लेता है, ऐसे 4 कंपनियों से लेता है। शॉर्टेज हो जाता है उसको फीड का। एक दिन में वो 40-50 लाख का फीड ही खिलाता है फिश को।
नया नया R&D करता है, वो खुद जाता है, कभी इटली जाएगा, कभी रोम जाएगा, कभी UAE जाएगा, देखेगा वहाँ के फार्मर को, थाईलैंड जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा, उनसे सीखता है करके आके करता है। तो जब वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आप लोग तो फिजिकली ग्रेजुएट हो यार, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको तो 50-60% तो आप पहुँच चुके हो, बस आपको अप्लाई करना है। ये मैंने ही पकड़ा है उसको। ये मिनिस्टर साहब है, इधर पे मैं हूँ, वो डायरेक्टर साहब है, वो एक जर्नलिस्ट है। ये हम लोग भी मिले थे, उसकी वजह में जानते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग ऐसा ही होता है और इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ समझना पड़ेगा हम लोगों को। For your elaborative lecture on cooperative farming and showing us the success stories of the farmer and motivating students and participants to go in such a sector. Thank you so much. So participants are now requested to